डियर स्टूडेंट्स, मैं विष्णुप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की क्लास में आज हम टॉपिक ले रहे हैं भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तब प्रत्येक देश कुछ वस्तुओं का अन्य देशों से आयात करता है जिसका उसे भुगतान करना होता है, तथा कुछ वस्तुओं का वह निर्यात करता है जिसके बदले में उसे अन्य देशों से भुगतान प्राप्त होता है। विदेशी व्यापार से संबंधित वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिए प्रत्येक देश को अपने आयातों और निर्यातों की कुल मात्रा और मूल्य का ज्ञान होना आवश्यक होता है। इस संबंध में दो महत्वपूर्ण विवरण हैं, एक व्यापार संतुलन और दूसरा भुगतान संतुलन। इन्हीं के विश्लेषण से देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संभावनाओं और अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की स्थिति का हम अनुमान लगा सकते हैं। अब व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है? बैनम कहते हैं कि एक देश का व्यापार संतुलन एक निश्चित अवधि के भीतर उसके आयातों और निर्यातों के मूल्यों के बीच का संबंध होता है। इस प्रकार व्यापार संतुलन जो होता है वह आयातों व निर्यातों के अंतर को बताता है। यानी कि किसी देश में एक निश्चित अवधि में यदि आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य की अपेक्षा अधिक होता है तो उसका व्यापार संतुलन प्रतिकूल कहलाता है, और इसके विपरीत अगर उसके एक्सपोर्ट्स उसके इंपोर्ट्स की तुलना में ज़्यादा होते हैं तो वह अनुकूल व्यापार संतुलन कहलाता है। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं का आयात निर्यात तो होता ही है, साथ में अन्य प्रकार के लेन देन भी होते हैं, जैसे बीमा, जहाजी किराया, बैंकों का शुल्क, ब्याज, लाभ, पूंजी का स्थानांतरण, सेवाओं के पुरस्कार आदि। जब व्यापार संतुलन के अतिरिक्त अन्य सभी विदेशी लेन देन भी इसमें शामिल कर दिए जाते हैं तो उसे भुगतान संतुलन कहते हैं। इस प्रकार भुगतान संतुलन किसी देश में एक निश्चित समय में समस्त विदेशी लेन देनों का विवरण होता है। यानी कि समस्त विदेशी लेन देनों का विवरण जो होता है वह भुगतान संतुलन कहलाता है। बैनम के शब्दों में अगर हम देखें तो एक देश का भुगतान संतुलन किसी निश्चित अवधि के भीतर उसके बाकी विश्व के साथ मौद्रिक सौदों का लेखा होता है। अब व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन, इन दोनों को समझने के लिए हमें एक चीज़ और समझनी होगी, और वह है दृश्य व्यापार तथा अदृश्य व्यापार, विजिबल ट्रेड एंड इनविजिबल ट्रेड। अब विजिबल ट्रेड किसको कहते हैं, दृश्य व्यापार किसको कहते हैं? कि वस्तुओं के वे आयात निर्यात जिन्हें बंदरगाहों पर लेखांकित कर लिया जाता है उन्हें विदेशी व्यापार की दृश्य मदें कहा जाता है। जबकि अनेक प्रकार की सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, यातायात, विदेशों में शिक्षा, चिकित्सा आदि के आयात निर्यात, पर्यटन, ब्याज, लाभांश, सैनिक सहायता,
विदेशी अनुदान, जुर्माने और अन्य प्रकार के हस्तांतरण से संबंधित आय एवं भुगतान की राशियां जिन्हें बंदरगाह पर लेखांकित नहीं किया जा सकता, बंदरगाह पर लेखांकित नहीं किया जा सकता और इनको बंदरगाह पर लेखांकित किया जाता है। तो जो लेखांकित नहीं किया जाता उन्हें विदेशी व्यापार की अदृश्य मदें अथवा ये उनको अदृश्य व्यापार के रूप में जाना जाता है। अब व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदें शामिल होती है, यानी कि दृश्य व्यापार जो होता है वो व्यापार संतुलन कहलाता है, जिसमें वस्तुओं के आयात निर्यात की गणना होती है। जबकि भुगतान संतुलन जो है उसमें दृश्य तथा अदृश्य दोनों व्यापार आ जाते हैं। इस प्रकार भुगतान संतुलन के अंतर्गत व्यापार संतुलन शामिल रहता है और भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन की तुलना में अधिक विस्तृत धारणा मानी जाती है। यदि किसी देश की विदेशों से लेनदारियां अगर अधिक है देनदारियों की तुलना में, तो उसका भुगतान संतुलन अनुकूल कहा जाता है, इसके विपरीत वह प्रतिकूल कहा जाता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अगर हम लें कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर क्या है, तो सबसे पहली बात कि व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक प्रमुख अंग है, जो कि आयातों के मूल्य और निर्यातों के मूल्य के अंतर को दर्शाता है। जबकि भुगतान संतुलन एक व्यापक विवरण है जिसमें व्यापार संतुलन के अलावा अन्य पूंजीगत लेन देन, सेवाओं के भुगतान और मौद्रिक प्रवाहों को भी शामिल किया जाता है। दूसरा, व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदें शामिल होती हैं, जबकि भुगतान संतुलन में दृश्य व अदृश्य मदें दोनों ही शामिल होती हैं। तीसरी बात, वस्तुओं के आयात निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं और किसी देश की विदेशों से समस्त लेनदारियों और देनदारियों के अंतर को भुगतान संतुलन कहते हैं। व्यापार संतुलन में अंतर रह सकता है, अंतर हो सकता है, लेकिन भुगतान संतुलन में समस्त लेनदारियां समस्त देनदारियों के समान होती हैं। फिर भुगतान संतुलन में दो खाते शामिल होते हैं, एक चालू खाता और एक पूंजी खाता। और व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक भाग है, जबकि भुगतान संतुलन में चालू व पूंजी खाता दोनों शामिल होते हैं। अब हम लेते हैं भुगतान संतुलन की मदें, कंपोजिशन ऑफ
बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब भुगतान संतुलन के विवरण में शामिल विभिन्न मदों का वर्गीकरण लीग ऑफ नेशंस ने दो मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत किया था और अधिकांश देश इसी के आधार पर भुगतान संतुलन का विवरण तैयार करते हैं। भुगतान संतुलन का प्रमुख शीर्षक जो है वह चालू खाता होता है, जिसको हम करेंट अकाउंट कहते हैं इंग्लिश में, जिसमें व्यापार की दृश्य मदें और अदृश्य मदें दोनों शामिल होती हैं। विभिन्न देशों के बीच अमौद्रिक स्वर्ण के प्रवाह तथा अनुमान में भूल चूक की संभावनाएं भी चालू खाते में ही शामिल रहती हैं। और दूसरा शीर्षक जो होता है वह, ये पहला तो था चालू खाता, दूसरा शीर्षक है पूंजी खाता, जिसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। जिसके अंतर्गत विदेशी पूंजी के निवेश तथा ऋण की राशियों को दिखाया जाता है। इन दोनों शीर्षकों के आधार पर हम भारत में भुगतान संतुलन के विवरण का जो नमूना है वो भी हम देख सकते हैं। अब पहले हम इसमें ले लेते हैं चालू खाता, करेंट अकाउंट। जैसा कि अभी हमने कहा, इसके अंतर्गत वस्तुओं के आयात निर्यात अथवा दृश्य व्यापार के भुगतान शामिल होते हैं। चूँकि इसी मद से हमें व्यापार संतुलन की जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें दृश्य मदें शामिल होती है, तो व्यापार संतुलन की जानकारी हमें इसी से प्राप्त होती है। अतः इसकी राशि जो है वह भुगतान संतुलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण राशि होती है। अमौद्रिक उद्देश्यों के लिए स्वर्ण का आयात निर्यात भी दृश्य व्यापार की एक मद है, किंतु मई 93 से अमौद्रिक स्वर्ण प्रवाह को विवरण में शामिल नहीं किया जाता है। यात्रा, परिवहन, बीमा, ऋणों पर ब्याज और पूंजी पर लाभांश की दरें ये अदृश्य व्यापार के अंतर्गत आती है। इस प्रकार के भुगतान प्रत्येक देश द्वारा अन्य देशों को करने पड़ते हैं और साथ ही अन्य देशों से ये भुगतान उस देश को भी प्राप्त होते हैं। इनका आधार विभिन्न देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों का होना होता है। इन भुगतानों के अतिरिक्त किसी देश की सरकार द्वारा विदेशों में अपने दूतावासों पर व्यय किया जाता है तथा इस देश में विदेशी सरकारों द्वारा अपने दूतावासों पर व्यय किया जाता है, तो ये व्यय भी अदृश्य मदों के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी एक देश को दूसरे देश के दंड, मुआवजा और युद्ध व्यय के रूप में कुछ राशि प्राप्त होती है और कभी कभी इनके रूप में भुगतान भी करना होता है, तो ये भी मदें अदृश्य मदों के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। हस्तांतरण भुगतानों के अंतर्गत नगद या वस्तु के रूप में भेंट अथवा दान, व्यक्तिगत पारिवारिक भुगतान, प्रवासियों द्वारा किए गए ट्रांसफर, पेंशन की प्राप्तियां और भुगतान, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के चंदे आदि शामिल किए जाते हैं और इन भुगतानों के बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह से अदृश्य व्यापार के अंतर्गत विविध सेवाओं के लिए लेन देन भी शामिल होता है, जिसमें सम्मिलित की जाने वाली सेवाएं संचार निर्माण, वित्तीय सॉफ्टवेयर, समाचार एजेंसी, रॉयल्टी प्रबंधन तथा व्यावसायिक सेवाएं होती हैं। अब हम लेते हैं पूंजी खाता। कैपिटल अकाउंट।
ये अकाउंट हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।